आज इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी टाइम से प्राइम फोकस में रहे कुछ टॉपिक्स के साथ डील करेंगे। वो टॉपिक्स हैं ART, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। दूसरा आता है आपका टॉपिक सरोगेसी, एंड थर्ड नंबर पे जो आपका टॉपिक आएगा 3 पेरेंट बेबी। सरोगेसी एंड ART को हम कंबाइंड में लेके चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे, और जो सरोगेसी और ART के अलावा थर्ड टॉपिक आपका 3 पेरेंट बेबी है उसको थोड़ा सा अलग से हम डील करेंगे। लेकिन बेसिकली तीनों चीज़ें आपस में काफ़ी इंटरलिंक हैं। और ART मैं बोलूँ कि यदि एक बड़ा पार्ट है तो सरोगेसी या 3 पेरेंट बेबी उसका एक सब पार्ट हम बोल सकते हैं कि ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो एक बड़ा पार्ट है, तो सरोगेसी और 3 पेरेंट बेबी उसके सब पार्ट हो जाएंगे एक्चुअली में। तो असिस्टेड से हम स्टार्ट करते हैं, ART से हम स्टार्ट करते हैं। तो है क्या है ART? तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक्चुअली में कि ART मैंने लिखा हुआ है। तो ART है क्या? तो एक्चुअली में इनफर्टिलिटी के साथ डील करना है यहाँ पे, कि यदि किसी कपल को संतान प्राप्ति के लिए जाना है, उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम मतलब इनफर्टिलिटी के साथ डील करना और फिर उनको एक्चुअली में संतान प्राप्ति में हेल्प करना, ठीक है, चाइल्ड की प्राप्ति में हेल्प करना है। एक्चुअली बेसिकली दिस इज वो जितनी भी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे सब कुछ किया जा सकता है उसे ART बोलते हैं एक्चुअली। ART को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ART को मैं बोल सकता हूँ, ART यूज किया जाता है इनफर्टिलिटी के साथ डील करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक तो एग होता है, फीमेल के अंदर एग्स होते हैं और मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं। तो एग और जो स्पर्म्स होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, बाहर निकाल के या इंटरनली भी किसी भी तरीके से उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए, फिर एक एम्ब्रियो क्रिएट किया जाए, तो उसके बिहाफ पे एम्ब्रियो क्रिएट किया और एक्चुअली में वो आगे सक्सेसफुली डिलीवरी तक जा सके पूरा। तो इसको हम एक्चुअली में वो सभी टेक्नोलॉजी जो हम इसमें यूज में लेते हैं वो ART होती है। तो ये है ART की डेफिनेशन। तो ये अब ART के अंदर ही एक सब पार्ट के तौर पे हम सरोगेसी को ले सकते हैं। तो सरोगेसी में क्या होता है, हम सरोगेसी की बात करते हैं क्योंकि काफी फोकस के अंदर अब ये है। सरोगेसी में एक्चुअली में क्या होता है कि आप वॉम्ब जो होता है उसको उधार लेते हैं। एक्चुअली में जो फीमेल होती हैं वो एक्चुअली में चाइल्ड को कैरी नहीं करती हैं वॉम्ब के अंदर, कोई और उनके पार्ट पे कैरी करता है। बट जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं एक्चुअली में, जो कपल होता है वो कपल बायोलॉजिकल पेरेंट्स बोले जाते हैं इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो स्पर्म एंड जो एग होता है बायोलॉजिकल पेरेंट बोले जाते हैं जो कपल होते हैं वो। तो जो स्पर्म जो होता है और जो एग होता है वो होता है एक्चुअली में जो भी कपल होता है उसका, ठीक है। और कैरी जो करता है वॉम्ब के अंदर वो सरोगेट मदर करती है। एंड देन फाइनली वो मदर जब चाइल्ड डिलीवर करती है तो चाइल्ड फिर फैमिली को दे दिया जाता है, मतलब कपल को दे दिया जाता है, एंड देन वो उसका अपब्रिंगिंग वगैरह करते हैं और वो एक्चुअली उनके लीगल फादर ब्रदर्स बोले जाते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे सरोगेसी बिल दोनों पास हो चुके हैं। तो सरोगेसी बिल्स के अंदर क्या प्रोविजंस रखे गए, क्यों सरोगेसी बिल लाने की रिक्वायरमेंट रही, क्यों सरोगेसी बिल लाया गया, यदि हम इस सब की बात करना चाहें तो इंडिया को यदि हम बात पहले थोड़ा पीछे जाके देखते हैं तो हमें पाते हैं कि इंडिया जो था एक कॉमर्शियल हब हुआ करता था कॉमर्शियल सरोगेसीज के लिए, और फीमेल्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। लोग यहाँ पे आया करते थे विदेश से और आके सरोगेसी वगैरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर चाइल्ड वगैरह लेके चले जाया करते थे। तो बहुत सारे उसके साथ लीगल इलीगल एथिकल अनएथिकल इश्यूज जुड़े हुए थे, और वो सारे इश्यूज जो थे वो एक्चुअली में काफ़ी हद तक एक्सप्लॉयटेटिव भी थे और फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता था और बहुत सारे इश्यूज इसमें जुड़े हुए थे। तो इस तरीके के सरोगेसी जैसे बिल्स के साथ हमें आना पड़ा। पहले स्टार्टिंग में सरोगेसी का बिल 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बोला गया कि अभी इसको थोड़ा सेलेक्टिव जो कमेटी वगैरह के पास भेजो, और एक्चुअली में पहले आप ART वाला बिल लेके आओ। ART मीन्स असिस्टेड जो रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाला बिल है उसको आप पहले लेके आओ, देन आफ्टर दैट सरोगेसी के साथ जाओ, तो थोड़ा एक पूरा 360 डिग्री के साथ पूरी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाएंगी। तो अभी रिसेंटली का स्टेटस ये है कि ART को भी पास कर दिया गया है एंड सरोगेसी बिल को भी पास कर दिया गया है। तो हम दोनों ही बिलों की बात यहाँ पे कर लेंगे ताकि एक साथ ही चीज़ें खत्म हो जाए, देन फाइनली जाके 3 पेरेंट बेबी के साथ डील कर लेंगे हम। तो फिर पूरा ये इशू एक साथ पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा आज। तो जो ART है एक्चुअली के अंदर उसका मैंने बता दिया आपको, सब पार्ट उसका सरोगेसी हो जाता है। तो अभी जो सरोगेसी का बिल लाया गया उस बिल के क्या प्रोविजंस है, उस बिल के अंदर क्या है, कौन एंटाइटल्ड है, कौन लीगली इस चीज़ के लिए जा सकता है। तो मैंने बताया हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली सरोगेसी हुआ करती थी और कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं था, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हुआ करता था, एथिकल इशूज रेज होते रहते थे, तो उसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए बिल
आया है। तो जब ये बिल आया है एक्चुअल में रेगुलेट करने के लिए, तो इस बिल के यदि प्रोविजंस हम देखना चाहें तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं इस बिल के एक्चुअली में, सरोगेसी वाले बिल को लाने के। तो पहले तो अनएथिकल जो प्रैक्टिस है उनको कर्ब करना, जो अनएथिकल आपकी प्रैक्टिस है उनको कर्ब करना पहला रीजन रहा बिल को लाने के रीजन। बिल क्यों लाया गया एक्चुअली में, इसकी हम बात करना चाहें तो बिल को लाने के रीजन। तो पहले जो एथिकल जो कंसर्न्स थे उनके साथ डील करना। ठीक है, फिर रेगुलेशन करना थोड़ा, क्योंकि रेगुलर ही नहीं था पूरा जो इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो लैब्स वगैरह होती है, जो मेडिकल पर्सनल्स इनको करते हैं, वो एक्चुअली में रेगुलराइज नहीं थे पहले बहुत ज़्यादा, तो उनको रेगुलेट करना। ठीक है, फीमेल का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको कंट्रोल कर, उसको कर्ब करना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो फीमेल है उसको आपको कर्ब करना है। ठीक है, आपका जो आता है। फिर सेक्स सिलेक्शन भी होता था इसमें, कर्ब टू सेक्स सिलेक्शन जैसे जो इश्यूज आते थे वहाँ पे वो वाला भी इशू हुआ करता था, तो उसको भी हैंडल करना है कुल मिला के। ठीक है, और लास्ट जो इसका रीजन रहा वो रहा, और जो एक्चुअली में जो टूरिज्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया था एक तरीके का टूरिज्म, और वो रिप्रोडक्टिव टूरिज्म बोला जाता था। रिप्रोडक्टिव टूरिज्म जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका था, उसको भी रोकना, उसको भी कर्ब करना। तो ये सारे इसके पर्पज रहे इस बिल को लाने के एक्चुअली में। कौन सा, हम पहले सबसे पहले सरोगेसी वाले बिल के साथ डील कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फिर ART के बारे में भी हम बातें कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सरोगेसी, फिर एक पूरी 360 डिग्री अप्रोच के साथ पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, एंड देन यू विल, आपको समझ आ जाएगा पूरा कि क्या ART है, क्या सरोगेसी है, क्या 3 पेरेंट बेबी है, क्या इनके बीच में कॉमन चीज़ें हैं, क्या इनमें अलग चीज़ें हैं, और किस तरह से पूरा ये मुद्दा जो है आपका पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये रीजन्स रहे एक्चुअली, मैंने बता दिया कि ये सारे रीजन्स रहे इस बिल को लेके आने के, कि आपको अनएथिकल जो प्रैक्टिसेज हो रही थी उनको रोकना था, रेगुलेशन करना था इस इंडस्ट्री का पूरा, एक्सप्लॉयटेशन जो फीमेल्स का हुआ करता था ऑन बिहाफ ऑफ इसके नाम के ऊपर की एक्चुअली में सरोगेट मदर्स वगैरह बन जाया करती थी। फिर काफ़ी बार क्या होता था कि चाइल्ड वगैरह के साथ बहुत इशू होते थे, कुछ मेडिकल इश्यूज हो जाया करते थे चाइल्ड के साथ, तो जो अडॉप्ट करने वाले होते थे, जो बायोलॉजिकल पेरेंट वगैरह होते थे, वो उस बच्चे को अडॉप्ट भी नहीं करते थे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी। सेक्स सिलेक्शन वगैरह की चीज़ें भी उसमें देखने को आ रही थी, और बहुत ज़्यादा टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और रिप्रोडक्टिव टूरिज्म तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा था, तो एथिकल इश्यूज थे। ठीक है, अब जो मतलब एक्चुअली में इस वजह से बिल लाना पड़ा, और एक्ट बनाना पड़ा, अब ये बिल लाना पड़ा इस वजह से एक्चुअली में। तो जो इसमें बिल, इसके अंदर जो मेजर चीज़ें थी इस बिल के अंदर, जो मेजर प्रोविजंस थे उसकी हम बात कर लेते हैं। मेजर प्रोविजंस जो थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा, अब इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहली बात तो कौन लोग होंगे जो कि अलाउड होंगे। तो एक तो मैरिड कपल, कौन लोग हैं जो कि सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, मैरिड कपल। ठीक है, ये सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, लेकिन 5 साल हो चुके हों इनको शादी को हुए, और इनको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि वो मतलब फर्टिलिटी उनकी नहीं है। सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आपको बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के साथ आना पड़ेगा, मैरिड कपल होना चाहिए, और वो यदि 5 साल उनकी हो चुकी है और इनफर्टिलिटी उनके अंदर है, और वो यदि कैरी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को, देन उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। पहली बात तो ये वो हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ सकती हैं जिनको डाइवोर्स मिल चुका है। ठीक है, डाइवोर्स फीमेल्स, जो डाइवोर्स जो भी हैं, डाइवोर्स ही वुमेन जो होगी, एक्चुअली स्पेसिफिकली वुमेन, डाइवोर्स ही वुमेन जो होगी वो आ सकती हैं, और 3rd नंबर पे आपकी विडो वुमेन भी आ सकती है। तो ये किस तरह से आएंगी ये भी हम देख लेंगे कि किस तरह से विथ ओनली वन डाइवोर्स, केवल एक इंसान से किस तरह से ये चीज़ें होंगी, इस चीज़ को भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब दूसरा जो है इसका प्रोविज़न और भी इम्पोर्टेंट, तो मैं बता रहा हूँ कि मेजर प्रोविजंस की क्या क्या थे। तो मैरिड कपल होना चाहिए, 5 साल की इसमें शादी की उनकी एज हो चुकी हो, 5 साल शादी को हुए। ठीक है, और सर्टिफिकेट कैरी करके लाना है कि इनफर्टिलिटी उनके अंदर है। डिवोर्सी जो हैं वो आ सकती हैं, फीमेल्स वुमेन्स। ठीक है, और जो विडो होंगी उनके लिए भी पॉसिबल था। ठीक है, अब जो जिनके लिए अलाउ होगा, फीमेल के लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया 23 to 50। ठीक है, सरोगेसी के लिए ये ध्यान रखना, जो सरोगेट जो मदर बनेगी ना उसके लिए 23 to 50 कैन गो इन फॉर IVF और सरोगेसी। ठीक है, 23 to 50 की एज वुमेन्स के लिए रखी गई है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ओवरसीज सिटीजन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, या तो NRI हो, है ना, NRI हो, जैसे इंडियन सिटीजनशिप या फिर इंडिया का सिटीजन हो, उसको ही अलाउड है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके यहाँ पे करवा लेगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोविजन थे, तो ये प्रोविजंस रहे बहुत सारे, है ना। एक्चुअल में क्यों ऐसा होता था, इतना ज़्यादा कॉमर्शियली हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों हुआ करती थी। पहली बात तो सरोगेट मदर्स काफ़ी इजीली हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाया करती थी, क्योंकि इकोनॉमिक
क्योंकि इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, तो काफ़ी बार अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड बनाने के लिए या फिर इकोनॉमिकली अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी काफ़ी बार फीमेल्स इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती थी। तो सैरोगेट मदर की इजिली अवेलेबिलिटी इस चीज़ की रीजन थी कि हमारे यहाँ पे कॉमर्शियल सैरोगेसी वगैरह बहुत ज़्यादा थी और एक्सप्लॉयटेशन फीमेल्स का बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, और अभी बताया भी जाता है कि कॉस्ट के बिहाफ पे इंडिया के अंदर 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं यदि आप सैरोगेसी के साथ यदि चाइल्ड के लिए जा रहे हैं तो 15 to 20 लैक्स का पूरा आपका एक्सपेंडिचर वगैरह रहता है। वहीं पे यदि दूसरे देशों में बात की जाए तो ये 35 लाख से लेके लाइक अमेरिका, रशिया, इन सब की बात की जाए तो 1 करोड़ तक का एक्सपेंडिचर आपका आता है। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था हमारे यहाँ पे एक्चुअली में, या है हमारे यहाँ पे ये चीज़। इस वजह से भी एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म वगैरह हुआ करता था। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया अब तक आपको कि क्या क्यों लाना पड़ा ये रेगुलेशन, मेजर प्रोविजंस क्या थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन वगैरह थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से चीज़ें होती हैं। डेफिनेशन की यदि मैं बात करूँ थोड़ी तो उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वेयर ए थर्ड पर्सन ए वुमेन इज सैरोगेट मदर। सिंपल सी बात है कि इनफर्टिलिटी है किसी कपल के अंदर, वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं चाइल्ड को, तो वो जाएंगे किसी थर्ड फीमेल के पास, उसको उसकी मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो वही रहेंगे चाइल्ड के, और वो सैरोगेट मदर उनको अपनी वार्मथ देगी उनके लिए, और वो वहाँ पे मतलब कि इस तरह से सैरोगेट मदर के बिहाफ पे सैरोगेट मदर के थ्रू इसको आगे किया जाएगा कैरी। तो इनफर्टिलिटी उनके अंदर है तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है हमारे यहाँ पे एक्चुअली में रेगुलेशन जब हो रहा है तो अभी क्या हो गया है कि कॉमर्शियल सैरोगेसी तो बिल्कुल डिसअलाउ हो गई है। कॉमर्शियल सैरोगेसी इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ इन इंडिया। अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी जो है दैट इज पॉसिबल। अल्ट्रिस्टिक जो सैरोगेसी है वो हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो चुकी है, बट जो कॉमर्शियल सैरोगेसी थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मॉनेटरी, जब कॉमर्शियल सैरोगेसी बंद हो चुकी है तो नो मॉनेटरी जो कंपनसेशन है, मॉनेटरी कंपनसेशन कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके क्लोज रिलेटिव हो, आपके क्लोज के लोग हो, वो पूरी तरह से अपने विलफुली तैयार हों, रिलेटिव्स नियर बाय रिलेटिव्स ही अलाउड है इस चीज़ के लिए, अभी ये भी प्रोविजन हो चुका है। तो वो यदि अलाउड हैं, वो तैयार हैं, तो एक्चुअली में वो आ सकते हैं, बट आप यहाँ पे कोई भी कॉमर्शलाइजेशन इसका नहीं होगा, इसके लिए कोई पैसा वैसा कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक फीमेल केवल एक बार ही सैरोगेट मदर बन सकती है। दिस इज ऑल्सो ए प्रोविजन कि सैरोगेट मदर केवल 1 बार बन सकती है कोई भी फीमेल, ऐसा नहीं कि बार बार 1 टाइम बन पाएगी, ऐसा नहीं है कि बार बार वो सैरोगेट बन पाएगी। ठीक है, अब आता है कि कौन है जो एक्चुअली में एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी हम बात कर लेते हैं। एलिजिबल कौन है, सॉरी एलिजिबल की बात करें हम कि कौन है जो एलिजिबल है, तो एक्चुअली में सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जो कपल अपने लिए जो मतलब संतान की प्राप्ति के लिए इसके थ्रू जाना चाहता है उसके लिए। ठीक है, और शादी को अराउंड लगभग एक्चुअली में 5 साल हो चुके हो, और जो एज का क्राइटेरिया है वुमेन के लिए लाइक 23 से 50 साल है। एक्चुअली यदि मैंने पहले आपको बता दिया हो तो इसका ध्यान रखना कि वुमेन के लिए जो ये एज का क्राइटेरिया है 23 से 50 साल है, और मैन के लिए 26 to 55 फॉर मैन। तो ये जब ये क्राइटेरिया है तो जैसे इस क्राइटेरिया से पता चल रहा है कि एक्चुअली मैंने आपको बताया होगा कि पहले वो जो क्राइटेरिया मैंने आपको वुमेन के लिए बता दिया होगा, सैरोगेट मदर बनने के लिए बता दिया होगा एक्चुअली में, आप थोड़ा इसको देख लेना। तो ये जो क्राइटेरिया है 23 से 50 और 26 से 55 फॉर मैन में भी पॉसिबल एक कपल के लिए भी हो सकता है, तो आप थोड़ा इसको देख लेना कि ये किसके लिए क्राइटेरिया है, बट दीज आर द एज क्राइटेरियाज। ओके, इंश्योरेंस की बात की जाती है तो इंश्योरेंस जो सैरोगेट मदर बनती है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है बाकायदा। 36 मंथ का इंश्योरेंस दिया जाता है उनको, मतलब हो सकता है उनके साथ कोई भी हेल्थ इशू हो जाए, हो सकता है उनके साथ कोई भी मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो जाए, तो इंश्योरेंस वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और लिमिटेशन की यदि बात करें तो केवल एक सैरोगेट मदर केवल एक बार ही सैरोगेसी में इन्वॉल्व हो सकती है, और एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और एनआरआई अलाउड नहीं है इस चीज़ के लिए, एनआरआई को बिल्कुल भी अलाउ किया नहीं गया है। बाद में यहाँ पे अभी नेशनल सैरोगेसी बोर्ड बनाने की भी बात की गई है। नेशनल सैरोगेसी बोर्ड होगा, वही रेगुलेशन वगैरह सब चीज़ों का और लैब वगैरह का ऑथराइजेशन देना, इन सब चीज़ों के लिए जो होगा नेशनल सैरोगेसी बोर्ड बनाने की बात की गई है। नेशनल सैरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जितने भी सैरोगेसी के जो क्लिनिक्स होगा, क्लिनिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उनका सबका, जो भी आपके सैरोगेसी के क्लिनिक्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिक्स। ओके, एंड फिर लास्ट में आता है आपका, यदि कि मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई मेडिकल हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो जाती है, अबॉर्शन के लिए जाना पड़े यदि कोई सैरोगेट मदर को अपने चाइल्ड के साथ, तो उसमें उसको रिटर्न कंसेंट वगैरह सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली में। तो ये सब सैरोगेसी के साथ है। अब एक्चुअली में क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया, अभी क्रिटिसाइज भी काफ़ी ग्राउंड्स के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, कौन कौन से बेसिस है जिसके भी यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो सैरोगेसी वाला भी आपका जो बिल पास हो चुका है उसको क्रिटिसाइज किस तरह से किया जा रहा है, तो उसके ग्राउंड हो सकता है। पहले तो क्या बताया जा रहा है
कि एक्सप्लॉइटेटिव है भाई। भाई ये एक्सप्लॉइटेटिव है, ये पूरा इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसके अंदर, ऐसे बोला जा रहा है बस जी। तो कैसे हो रहा है भाई, आप ये तो इंश्योर कर रहे हो कि पहले एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन होता था, कॉमर्शियल ऑन बिहाफ ऑफ पैसे वैसे देख के आप एक्सप्लॉइटेशन फीमेल का करते हैं, उनके मल्टीपल टाइम ऑफ सरोगेसी के लिए आप उनको ले जाते थे। बट अभी आपने जो प्रोविजन किया उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे हो, आप एक्चुअली में आप बोल रहे हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट और अल्ट्रिस्टिक होगा है पूरा। तो इसमें भी तो एक्सप्लॉइटेशन है ना, वो कोई भी कॉमर्शियल गेन नहीं, मतलब हो तो हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत साउंड तो होता नहीं है। और हमारे यहाँ पे जहाँ की कंट्री इतनी ज़्यादा लोग मतलब कि पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा नहीं है, साथ में गिनी कोफिशिएंट भी बहुत डाउन है, और हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वलिटी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में है, और पुअर लोग बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अपने आप में बहुत ज़्यादा हर लोग इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो उनको ये बोल देना कि आपको किसी तरह का कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नो कंपनसेशन, तो दैट इज एक्चुअली में एक्सप्लॉइटेशन भी अपने आप में है उस फीमेल का जो कि सरोगेसी के साथ जा रही है। ठीक है, और फीमेल्स को वायलेंस फेस करना पड़ सकता है इसकी वजह से, नो डाउट फीमेल्स को वायलेंस भी फेस करना पड़ सकता है, वायलेंस की भी हम बात कर सकते हैं। वायलेंस फेस करना पड़ सकता है फीमेल्स को। किस तरीके का वायलेंस हो सकता है, तो देखो ऐसा हो सकता है कि यदि कोई फीमेल है वो सैरोगेट, उसको प्रेशर किया जाए, प्रेशराइज किया जाए। जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेशराइज किया जाता है फीमेल्स को, बहुत सारी बातों के लिए प्रेशराइज किया जाता है, हो सकता है उनको सैरोगेट मदर बनने के लिए भी प्रेशराइज किया जाए, उनके ऊपर मोरल प्रेशर भी क्रिएट किया जाए। क्योंकि आपके अल्ट्रिस्टिक की बात तो आपने कर दी है, लेकिन यदि आप फैमिली बॉन्डिंग वगैरह की बात करो तो मोरलिटी को उसको वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको यदि बच्चा नहीं हो पा रहा है पर्टिकुलर फीमेल को, तो आप उसकी हेल्प कीजिए। यदि आप हेल्प नहीं कर रहे हैं और यदि मना करते हैं तो मोरली आप रॉन्ग हो, इस तरीके की बातें भी की जा सकती है। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीमेल का एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है। ठीक है, और एक्चुअली में इसमें फंडामेंटल राइट का भी थोड़ा सा वॉयलेशन हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स आपका राइट है आपका उसका वॉयलेशन होता है। क्योंकि एक्चुअली में अभी क्या हुआ था, एक 2016 का केस था, 2016 का जो केस था वो 2016 का केस जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है देविका विश्वास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक, वर्सेज जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था एक। तो इसमें क्या था, यही था कि भाई रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं फीमेल्स को अपने, ठीक है, राइट टू रिप्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे मतलब कि ये फंडामेंटल राइट है राइट टू रिप्रोड्यूस करना फीमेल के लिए, तो उसका भी इसमें बताया जा रहा है कि वायलेशन हो रहा है एक्चुअली में। उसके बाद जितनी भी LGBTQ कम्युनिटी हमारी है, ठीक है, उनको अलाउ नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। और ये हेट्रोसेक्सुअल जो कपल्स हैं उन्हीं तक लिमिटेड है, और दूसरे जो होमोसेक्सुअल जो कपल्स वगैरह हैं उनको ये प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 14, 15, 19 का वायलेशन है। ठीक है, तो इसके ग्राउंड पे भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप LGBTQ को अलाउ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप विडो को अलाउ कर रहे हो, विडो वुमेन को अलाउ कर रहे हो, आप विडो डाइवोर्स वुमेन को अलाउ कर रहे हो, बट आप एक यदि कोई मैरिज नहीं करना चाहता, जो कि पैट्रियार्कल माइंडसेट को थोपना भी माना जा सकता है, काफ़ी लोग सोसाइटी में इसको ऐसे भी मान सकते हैं, तो उन लोगों को आप ये अधिकार दे ही नहीं रहे हो। मैरिड ही होना जरूरी है इंसान का, तभी जाके वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक्चुअली में दिस इज़ नॉट राइट, है ना। तो इस बिहाफ पे भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, और जो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिविटी की चॉइस है उसको आपने एक तरीके से अवे कर दिया है। ठीक है, मतलब उनको प्रेशराइज किया जा सकता है, मोरली बाउंड किया जा सकता है, कंपल्जन उनके ऊपर डाला जा सकता है कि आपको रिप्रोडक्शन इनके लिए जाना। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म है एक्चुअली में सारे के सारे। ठीक है, थोड़ा सा एक दो चीज़ें और क्या होती हैं एक्चुअली में, और इसमें जो 5 साल का ईयर है एक्चुअली में इसके बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ये हो गया है। 5 साल आपने बोला कि पहले 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, फिर ये प्रूव हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है तभी आपने, तो 5 साल क्यों वेट किया जाए यदि अभी ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, वो इनफर्टिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो 5 साल का ईयर क्यों, इसको कम कीजिए, इस टाइम को आप 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए। ठीक है, ये भी थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह था। उसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है टोकोफोबिया। टोकोफोबिया एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप अच्छे से देख भी सकते हैं। ये क्या होता है, किसी भी फीमेल के अंदर जो है एक ऐसा फियर जो चाइल्ड बर्थ को लेके रहता है, और वो बिल्कुल नॉन डिटेक्ट भी उसको नहीं किया जा सकता है। तो फीमेल्स इससे भी काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब मतलब उसको भी फेस कर सकती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये सारे क्रिटिसिज्म थे, तो ये सरोगेसी का बिल था जिसको मैं फाइनली समराइज करना चाहूँगा आपको। तो बहुत लंबे टाइम से डिबेट्स चलती आ रही थी। हिस्टोरिकली यदि इंडिया को हम देखते हैं तो ये कॉमर्शियल हब हुआ करता था सरोगेसी के लिए, और बहुत ज़्यादा इस सरोगेसी के हब के अंदर बहुत ज़्यादा फीमेल्स का एक्सप्लॉइटेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। किस तरह से होती थी, मान लो कि कोई कपल बाहर से आता है, मेडिकल वो रिप्रोडक्टिव टूरिज्म के अंदर वो आ रहे हैं और वो आके यहाँ पे और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर बाद में चाइल्ड को लेके भी नहीं जा रहे हैं और पैसे वैसे भी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती थी। तो इस तरीके से, और एक ही फीमेल 9-9, 10-10 बार तो नहीं, लेकिन काफ़ी बार सरोगेट मदर के तौर पे जा सकती थी, तो उसका बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन वगैरह सब कुछ हो सकता था इन दैट सिचुएशन। मतलब उनका पूरा ड्रेन हो जाएगी पूरी बॉडी उनकी,
तो दैट सब कुछ हुआ करता था, तो इस वजह से इसको रेगुलराइज करना जरूरी था। और बाकी उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह रन किए जाते हैं वो उनको रेगुलेट करना जरूरी था, क्योंकि वो सेक्स सिलेक्टिव चीज़ें कर रहे थे और वो कुछ भी चार्ज कर रहे थे, सब चीज़ें चल रही थी, तो सारा ये हैपेजार्ड वे में था, तो इसकी वजह से रेगुलराइजेशन जरूरी था। तो इस बिल के साथ हम आए। अब इस बिल के साथ जो आया डेफिनेशन सिंपल सी है, सैरोगेट का मतलब होता है इनफर्टिलिटी है तो आप किसी की वॉम्ब को उधार ले लेते हो, वहाँ पे आप एक्चुअली में बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स आप ही हो, लेकिन वो सैरोगेट मदर आपके चाइल्ड को कैरी करती है, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है इसके अंदर, वो आती है एक्चुअली में कि अच्छा ये बिल हमारा आ गया, ये बिल जो लेके आया उसमें लेकिन जो क्राइटेरिया रखे गए उसमें रखा कि पहली बात तो 5 साल का मैरिड कपल होना चाहिए, डाइवर्सी फीमेल हो सकती है, डाइवर्सी और विडो वुमेन हो सकती है, वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। सिटीजन होना जरूरी है, एनआरआई भी हो सकता है, लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अलाउड नहीं है, एज वेल एज फॉरेनर्स को बिल्कुल भी इसमें अलाउ नहीं किया गया है एक्चुअली के अंदर। तो ये सारे प्रोविजंस इसके अंदर रखे गए एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद एज का क्राइटेरिया वगैरह रख दिया गया, तो ये उसके इन सब बिहाफ पे मतलब कि ये सारा मेजर इस बिल के अंदर हाईलाइटेड पॉइंट रहे, ठीक है। फिर उसको रेगुलेशन अथॉरिटी वगैरह बनाई गई, ये सब डेफिनेशन और लिमिटेशन इंश्योरेंस वगैरह की बातें कर दी। क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से बिहाफ पे क्रिटिसिज्म किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरोगेसी। अब थोड़ा सा हम एआरटी के बिल को देख लेते हैं। एआरटी के बिल के साथ हम हल्का सा डील कर लेते हैं कि एआरटी क्या था, ओके। क्योंकि लेकिन मैं आपको बता दूं कि एआरटी का सब पार्ट है सरोगेसी। एआरटी को मैं ब्रॉडली ऐसे बोल सकता हूं कि हर वो एक टेक्नोलॉजी जो कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए यूज में ली गई है और बच्चा प्रोवाइड हो सके कपल को जो कि इनफर्टाइल है, जो कि अपने आप में नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाए, चाहे से आप वॉम्ब आप मतलब कि उधार ले रहे हैं या फिर आप उनके स्पर्म उनके एक्ट्स के अंदर ही पर्टिकुलरली कुछ तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उनको एम्ब्रियो क्रिएट करके उस एम्ब्रियो को किसी भी बिहाफ पे कैसे भी करके आप सस्टेन रह सके वो एम्ब्रियो, उस तरीके की चीज़ें उसके अंदर कर रहे हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजी एआरटी के अंदर आती है। तो ये बड़ा एक हॉराइजन है, उसका छोटा एक पार्ट जो है सरोगेसी है, और उसमें आप पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आप वॉम्ब लेते हैं किसी की उधार, और वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स खुद ही होते हैं कपल्स, और वो वॉम्ब के अंदर वहाँ पे कैरी किया जाता है, वे बच्चे आप बाद में ले लेते हैं, ठीक है एक्चुअली। तो दिस इज ऑल अबाउट है ना। एआरटी की हल्की सी बात करें तो वैसे तो मैंने बता दिया कि ब्रॉडली क्या था एआरटी, लेकिन इसके बिल के यदि हम प्रोविजन की बात करें कि एआरटी का जो बिल रहा एक्चुअली के अंदर, उसके अंदर क्या प्रोविजंस रहे थोड़े से, तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरोगेसी वाला ही है आपका, क्योंकि एक्चुअली लेकिन इस बिल के अंदर क्या प्रोविजन लेके आए गए। पहली बात था ये जो बिल होता है एआरटी वाला बिल, अब आप देखना ये है जो लिव इन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूँ। लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करता है। लिव इन कपल्स जो है वो एक्सक्लूड किए गए हैं एआरटी के थ्रू, वो मतलब कैरी ऑन नहीं कर सकते, बच्चे को नहीं ले सकते हैं। सिंगल मैन इज नॉट अलाउड, सिंगल मैन इज नॉट अलाउड, ओके। एंड देन एलजीबीटीक्यू जो भी कम्युनिटी है तो वो भी अलाउड नहीं है। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि मतलब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं वो आर्टिकल 14-15 के बिहाफ पे साइड कर सकते हैं और जा सकते हैं चीज़ को बोलने के लिए कि क्यों हमको एक्सक्लूड किया गया है, ये तो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हम रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं एआरटी के अंदर जा सकते हैं। तो एआरटी लिव इन रिलेशनशिप कपल्स के लिए अलाउड नहीं है, एआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, सरोगेसी से अलग है, बट दिस इज ए ब्रॉड विजन, ये थोड़ा बड़ा है एक पार्ट है। तो सरोगेसी तो सब पार्ट है एक्चुअली में। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम सारे जो भी चीज़ें एआरटी के अंदर हैं वो सभी चीज़ें सरोगेसी के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रही है। लाइक लिव इन वाले सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते, हालांकि स्पेसिफिकली वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन ज़्यादातर ब्रॉडली माना जाता है कि वो सभी चीज़ें लगेंगी, क्योंकि एआरटी का सब पार्ट ही तो सरोगेसी है। सिंगल मैन वाला कंसेप्ट वहाँ पे है, ये चलो हमने अब नहीं देखा है, ये वाला वहाँ पे है, और एलजीबीटीक्यू भी वहाँ पे है एक्चुअली, ठीक है, कि वहाँ पे भी वो अलाउड नहीं है। तो ये पहली बात तो एआरटी के अंदर साफ साफ बोल दिया गया है कि लिव इन कपल जो है वो नहीं हो सकते हैं, सिंगल मैन नहीं हो सकता है, और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा बोला गया है कि एक नेशनल रजिस्ट्री बनानी है आपको पूरी तरह से, नेशनल रजिस्ट्री बनेगी और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी बनेगी पूरी तरह से। एक तो नेशनल रजिस्ट्री बनेगी जितने भी लोगों की, और एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनेगी। मतलब कुल मिला के पूरा रेगुलेशन वगैरह करना है अच्छे से, जितने भी एआरटी क्लिनिक्स वगैरह होता है उनके अच्छे से, ताकि वो एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए और मिस यूज ना कर पाए चीज़ों का, इस वजह से तो ये सब चीज़ें करने की बात की गई है, ठीक है। और सारे जितने भी क्लिनिक्स हैं उनके डाटाबेस को बना के रखना है, ये भी बात की गई कि डाटाबेस रहना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद है जो इसमें एक नेशनल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की भी बात हुई है एआरटी के लिए भी कुल मिला के, ठीक है। और यदि कुछ भी वायलेट करता है तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की बात की गई है। तो ये एआरटी बिल के अंदर था बेसिकली। और हमने सरोगेसी के बारे में देख लिया, सरोगेसी था सब पार्ट ऑफ एआरटी एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद अब बिल्कुल हम कुछ एक नए कंसेप्ट के साथ डील करने के लिए जा रहे हैं, एक नई चीज़ है बिल्कुल, 2016 से ही काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर आई है और अलाउ नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। और किसी भी कंट्री के अंदर वैसे बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रियों के अंदर ये अलाउ नहीं है। 3 पेरेंट बेबी, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 पेरेंट बेबी, 3 पेरेंट बेबी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
थ्री पेरेंट बेबी की यदि मैं बात करूं, ये कुछ बिल्कुल अलग है। थ्री पेरेंट बेबी तो एक्चुअली में क्या होता है, जनरली आपने जीन एडिटिंग वगैरह सुना होगा, क्रिस्पर कैस9 की बातें आपने सुनी होगी। क्रिस्पर कैस9 में क्रिस्पर और कैस9 डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी के भी आपने किस तरह से जो आपका डिजायर्ड जीन होता है जिसके अंदर की कोई भी फॉल्ट हो सकता है उसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसी का आगे एक्सटेंडेड वर्जन है ये एक्चुअली में आपका जो थ्री पेरेंट बेबी होता है। मतलब कि थ्री पेरेंट बेबी, चलो उसको हम बाद में देखेंगे जीन एडिटिंग वगैरह क्या है, पहले हम थ्री पेरेंट बेबी को देख लेते हैं एक्चुअली में। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होती हैं बहुत सारी, माइटो जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आपकी जो होती हैं बहुत सारी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता क्या है एक्चुअली में जनरली, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है एक, जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है तो थोड़ा पेशेंस रखें आप, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे मैं बात कर लूँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, नो डाउट। आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यदि मैं पौधों की बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट लोगों में तो मिलता नहीं है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। और न्यूक्लियस जो होता है आपका, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सभी चीज़ों के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जीएम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मत मान लेना, जेनेटिक मटेरियल है ये, टेक मटेरियल, ठीक है। जनरली बोला जाता है कि जीन की बात की जाए कि 10,000 जीन होते हैं, 10K एंड 20K जीन्स आते हैं, इस तरीके की बातें की जाती हैं। होता क्या है जनरली मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि हिंदू के अंदर था 2016 के अंदर ऐसी न्यूज़ भी थी कि मैक्सिको सिटी के अंदर फर्स्ट बेबी बनाया गया, फर्स्ट बेबी बनाया नहीं गया, फर्स्ट बेबी मतलब कि हुआ है जिसमें कि थ्री पेरेंट बेबी को यूज में लिया गया है मैक्सिको के अंदर। और तब से ही इसके एथिकल इश्यूज भी काफ़ी सारे उठते रहते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि यूके ने शायद ऑफिशियली इस प्रोसीजर को ऑफिशियली अप्रूव्ड भी कर दिया है, ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है यूके ने, ओके, ये भी बात की जाती है। और इसमें होता क्या है, तो एक्चुअली में मैं बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं इसी को। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, एमआरटी बोलते हैं इसको, ठीक है। एमआरटी दी जाती है इसके अंदर, एमआरटी इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एमआरटी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये इन विट्रो भी हो सकता है और इन वाइवो भी हो सकता है। इन विट्रो का मतलब आपको लैब के अंदर करना है, मतलब इंसेमिनेशन है, फिर एम्ब्रियो क्रिएट करके फिर उसको जाके डाल देना। और इन वाइवो मतलब पूरा आपके शरीर के अंदर ही जो भी चीज़ें करेंगी, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट यदि एग और जो स्पर्म से उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स आपकी बॉडी से उनको बाहर निकाल के उन पर एक्सपेरिमेंट लैब में करके फिर उसको एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो क्रिएट करके उसको यदि इम्प्लांट किया जाता है तो वो पूरा प्रोसेस इन विट्रो बोला जाता है एक्चुअली में। बट इन वाइवो का मतलब एक्चुअली में हो जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके शरीर के अंदर ही वो सारी चीज़ें की जाए, तो दैट इज इन वाइवो एक्चुअली में, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है थ्री पेरेंट बेबी होता क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारी डिजीज होती है जो कि जेनेटिक डिजीज होती है जो कि आगे फॉरवर्ड होती है। और काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल या तो न्यूक्लियस से आएगा या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रियल होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी फीमेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो आता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मिलता है पेरेंट से बच्चे को, वो केवल फीमेल से मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल फीमेल से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली में कि हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए, जो हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए है वो आप हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए, थोड़ा टेक्निकल है तो आप देखना, मैं पूरा समराइज बाद में कर दूंगा इसको। हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो क्या किया जाता है, उसको मतलब बेसिकली सिंपली मैं बता दूं तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो फीमेल का रिमूव कर दिया जाता है उनके एग से, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिमूव करके एग से जो अदर वुमेन होती है जिनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्टी नहीं होता है उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और फिर इनको जो स्पर्म्स होते हैं उससे इनको फर्टाइल किया जाता है, ठीक है। तो स्पर्म्स में मेल साइड से केवल न्यूक्लियस डीएनए आता है और फीमेल साइड से न्यूक्लियस डीएनए, फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो दोनों चीज़ें होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्टी होने की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू, ठीक है। फिर उसका
मतलब कि आप एम्ब्रियो उससे क्रिएट करके एंड उसको आप आगे लेके उस चीज़ को चले जाते हो। वो इन वाइवो और इन विट्रो दोनों ही हो सकता है इसके अंदर। मतलब कि इस तरह से इसमें जीन एडिटिंग वगैरह भी की जाती है और इसमें से वो आप पर्टिकुलर पार्ट को हटा भी रहे हो एक्चुअली में। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँ तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो केवल फीमेल साइड से आता है वो फॉल्टी यदि होता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी हेल्दी फीमेल की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू, ठीक है। और बाद में इसको फिर और पूरा प्रोसेस नॉर्मल होता है। तो इसमें ज़्यादा इशू इसलिए नहीं आते हैं एक्चुअली में कि बताया जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जो पूरा मैं डीएनए बता रहा हूँ 20K जो होते हैं जीन्स, उसमें केवल 37-38 इतना, मतलब बहुत ही छोटा एक माइक्रो फ्रैक्शन सेकंड ऑफ बहुत ही फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये जीन्स जो ये होते हैं वो, ठीक है। पर्टिकुलर जीन के बहुत ही फ्रैक्शनल पार्ट यह होता है। तो इस वजह से बहुत ही फ्रैक्शनल पार्ट होने की वजह से इसमें इतना बड़ा इशू नहीं आना चाहिए एथिकल इशू, क्योंकि इतना सारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें से थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल यदि आपका नहीं है किसी और का है, उससे यदि आपका बेबी क्रिएट हो रहा है तो एक्चुअल तो ज़्यादातर जो गुण जो क्वालिटीज़ हैं वो तो आपकी ही हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत फ्रैक्शन होता है, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन होता है पर्टिकुलर पूरे डीएनए का। तो यदि उसको रिप्लेस भी किया गया तो बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा। आपका जो चाइल्ड जो होगा चाइल्ड आपका वो एक्चुअली में आपका ही होगा और ज़्यादातर उसमें बेसिक जो ट्रेड्स होंगे सारे आपके होंगे। तो कोई एथिकल इशू भी नहीं है इस तरीके का, ऐसे बताया जाता है। क्योंकि और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस में भी तो जीन एडिटिंग वगैरह की जाती है और काफ़ी बार। और फिर यदि आप फाइनल इंटेंशन जो आपका अच्छा है, यदि हेल्दी बेबी आपको चाहिए, यदि फीमेल का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो फॉल्टी है उसकी वजह से हेल्दी बेबी क्रिएट नहीं हो पा रहा है, हेल्दी बेबी नहीं हो पा रहा है, और यदि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो आप ये भी तो देखा उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा किसी का यदि जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा बदल भी गया है बट हेल्दी बेबी क्रिएट हो रहा है तो इंटेंशन जो है वो आपका अच्छा है, तो इस वजह से एथिकल इशू नहीं होने चाहिए। हालांकि अभी काफ़ी कंट्रीज में अलाउड नहीं है लेकिन ये भी अभी चल रहा है। तो ये काफ़ी प्राइम फोकस के अंदर है 3 पेरेंट बेबी भी, ठीक है। ये भी एक अपने आप में टेक्नोलॉजी है, तो ये थोड़ा लाइमलाइट में था, इस वजह से मैंने इसको आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें यही होता है। थोड़ा सा मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। तो जो एम्ब्रियो क्रिएट होगा उस एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक मटेरियल 3 लोगों से होगा, एक जो मदर है वो, एक जो फादर है वो, और एक जो थर्ड जिसका मतलब कि हमने जेनेटिक मटेरियल लिया है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो लिया है, इस तरीके होगा। और इसमें जो डोनर का एग होता है, न्यूक्लियर डीएनए ट्रांसप्लांटेड इनटू द डोनर्स एग विद हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। तो बेसिक इसका जो है कंसेप्ट वही है कि फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिप्लेस करना है और फिर आपको उसको आगे एम्ब्रियो क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट इन विट्रो हो जाएगा वो, अदरवाइज इन वाइवो हो जाएगा। तो इस तरीके का 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट था एक्चुअली में। तो ये सारे जो कंसेप्ट थे वो आज हमने डील किए। एक ART के साथ डील किया हमने, एक हमने सैरोगेसी के साथ डील किया। तो ART जो ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम है उसका एक सब पार्ट हम बोल सकते हैं कि 3 पेरेंट बेबी भी है और सैरोगेसी भी है। सैरोगेसी को प्राइम फोकस में था तो उसको हमने होलिस्टिकली पूरी तरह से एंटायरली कवर कर लिया, वैसे ART भी हमने एंटायरली कवर कर लिया है, वही उसमें पॉइंट्स थे मेजर। और 3 पेरेंट बेबी का जो बेसिक एसेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जनरली जो माइटोकॉन्ड्रियल, जनरली नहीं ये फिक्स है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो फीमेल से ही आता है। 2 टाइप के न्यूक्लियस डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो मेल से केवल न्यूक्लियस डीएनए उनसे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वहां से नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल फीमेल से आता है। काफी बार वो डीएनए फॉल्टी होने की वजह से बच्चे में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो कि जेनेटिक बीमारियां होती है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर दूसरी फीमेल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यूज में लेते हैं। और इस तरीके से पर्टिकुलर चाइल्ड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें 3 टाइप के डीएनए होते हैं, पेरेंट्स फादर से आए हुए, मदर से आए हुए, थोड़ा सा छोटा सा एक पार्ट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का वो आता है किसी और से, ठीक है। तो इस तरीके से बट क्योंकि वो पार्ट बहुत छोटा होता है, बता रहे कि 20 के जीन्स होते हैं, केवल 32-38 जीन्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जीन्स होते हैं। तो बाकायदा जो चाइल्ड होता है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आते हैं, वो पूरी तरह से ट्रेट्स जो होते हैं उसके मदर के फादर के ही उनके अंदर होते हैं। तो और वो एक हेल्दी चाइल्ड क्रिएट मतलब कि आता है, पैदा होता है, तो इस वजह से एक अच्छी भी बात है, ठीक है। तो लेकिन अभी इसका अलाउड वगैरह अभी ये नहीं हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी बातें भी चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें ART था और आपका सैरोगेसी था एंड फाइनली आपका 3 पेरेंट बेबी था जिसके साथ हमने डील किया। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक को आप क्लिक करके टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे। जनरली ब्रॉडर इश्यूज के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है और वो वॉइस डिस्कशन भी होता है, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं और ज़्यादा इस लर्निंग को और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट इसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो इस वजह से उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
टेलीग्राम वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पार्ट लीजिए और एक्टिव लर्निंग में पार्ट लेते हुए और अपने आप को आगे लेके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।